हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें सिंड्रेला की स्टोरी सुनाई जाती है। हमेशा की तरह सिंड्रेला के कुछ ड्रीम्स होते हैं पर वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रही होती, पर अब ये वाली सिंड्रेला अपने ड्रीम को पूरा करेगी और इसका कोई बच्चों वाला ड्रीम नहीं होने वाला बल्कि अडल्ट लोगों के लिए ये ड्रीम होने वाला है। अब वैसे ही हमें भागते हुए हमारी सिंड्रेला फीमेल लीड शिम जाइरिम दिखाई जाती है। वो बस भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती और जैसे हॉस्पिटल पहुंचते तो उसके डैड की कंडीशन ठीक नहीं होती, उनके पास डेथ होने वाली होती है। तो ये जल्दी से अपने डैड के पास जाती है और कहने लगती है कि डैड आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाला, और ये बात कहने के बाद उसको इशारा करके अपने पास बुलाते और कान में कुछ कहते हैं जो किसी को भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या कहा है। और वैसे उनकी डेथ हो जाती है। जाइरिम इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही होती और फिर उसके डैड की आखिरी चीजें हो रही होती हैं, पर जाइरिम अपने डैड की डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रो रही होती, जबकि उसकी स्टेप मॉम तो अपने हस्बैंड के जाने पर काफी रो रही होती है। जाइरिम तो इसलिए नहीं रो रही थी, वो सोच लेती है कि अब मेरे डैड तो जा चुके, अब मैं इस जेल से आजाद हो चुकी हूँ तो मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। मैं हमेशा यहाँ पर थोड़ी न रह सकती हूँ, मेरे तो डैड सिर्फ अपने थे, बाकी तो सब लोग इसके सुतेले थे। अब वैसे ही कॉफिन से उसके डैड उठकर बैठ जाते हैं, पर वो रियल में उठकर नहीं बैठे हुए थे बल्कि 20 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब डैड को मेरी स्टेप मॉम मिली थी और मैं जो साइड में बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। डैड की शादी हो जाती और हम स्टेप मॉम के घर पर आ जाते। स्टेप मॉम की ऑलरेडी 2 बेटियां होती हैं जिन्होंने बिल्कुल भी मेरा वेलकम नहीं किया था, इसलिए कभी भी मैं उनके साथ कंफर्टेबल होकर नहीं खा पाई। पर उसके मॉम डैड में बहुत ही प्यार हुआ करता था, पर अब डैड भी ना रहे और उनकी जगह भी खाली होती है। जाइरिन तो अपना खाना खा रही होती है पर उसकी स्टेप मॉम कुछ भी खा नहीं पा रही होती। उनकी दोनों बेटियां अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम आपको खाना होगा। जाइरिन को भी तो देखे, वो तो बस खाई जा रही, उसे बिल्कुल भी ये परवाह नहीं है कि उसके डैड की डेथ हो गई, आपको भी खाना चाहिए। पर उनके तो कुछ भी गुजर नहीं रहा होता बल्कि वॉमिट जैसा हुआ होता। कहने लगते है कि ये तुम्हारे डैड के प्यार की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये देखकर जाइरिन भी कहने लगती है कि डैड और मॉम में बहुत प्यार था। अब डैड के रूम में जाती है, वहाँ पर जाकर उसी चीज को ढूंढने लगती है जो डैड ने इसके कान में बोला था कि मेरे सेकंड ड्रॉर में तुम्हारे लिए एक चीज रखी हुई है। अब वो सेकंड ड्रॉर में ढूंढ ही रही होती है तो उसे एक फाइल मिलती है और सच में वही वाली चीज उसके डैड ने रखी हुई थी। वो किसी एक जगह का इंटरव्यू होता है और उसके डैड ने उसके पीछे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हमेशा लाइफ में शॉर्टकट ले लेना चाहिए। तुम लाइफ में खुद सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए रखा। यहाँ पर जाने के बाद तुम अपने लिए अपना एक प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लेना और उसके साथ बहुत अच्छी सिंड्रेला वाली लाइफ गुजारना, तुम्हें तुम्हारा रिच हस्बैंड मिल जाएगा। अब ये पढ़ने के बाद तो उसको गुस्सा आ रहा होता है कि डैड ने सिर्फ इनहेरिटेंस में उसके लिए ये छोड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ। और फिर हमें जंगडम डॉम में दिखाया जाता है कि हमारी सिंड्रेला के लिए उसका प्रिंस चार्मिंग बैठा होगा जो बहुत ही रिच होगा और इनोसेंट से उसका माइंड होगा। हमारे इस प्रिंस चार्मिंग का नेम मोनचामिन होता है, जिसने हाथ में फ्लावर पकड़ा हुआ था और बहुत ही ज्यादा डिसेंट तरीके से बैठा होता है। और वैसे उसका असिस्टेंट उसके पास भागा भागा आता और आकर बताता है कि इस बार हमारा बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो वो भी खुश होकर पूछता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो बताता है कि हमें 200% का नुकसान हुआ है। ये सुनते साथ ही वो शौक नहीं होता और ना ही उसे गुस्सा आता है बल्कि कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है। बेचारा सेक्रेटरी भी हो जाता है कि ये अच्छी बात कैसे हो सकती है। तो वो कहता है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता बल्कि मैं अपनी लाइफ के एक ही रूल को फॉलो करता हूँ कि हमेशा खुशी के पीछे जाओ। मैं पैसे के पीछे जाकर अपनी खुशी को दो पर नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है या हमारे इस होटल को कितना नुकसान हो रहा है, बल्कि मैं तो अपनी सोल की सुनता हूँ। सेक्रेटरी कुछ बोलते इससे पहले वो उसे चुप करवा कर कहता है कि मेरी सोल मुझसे कह रही है कि मैं किसी को भी न्यू हायर नहीं करूंगा बल्कि जो लोग ऑलरेडी हैं उनका 10% पे ज्यादा करता हूँ। ये सुनकर ही सेक्रेटरी इतना खुश हो जाता है कि सच में, तो वह कहता है कि हाँ, और फिर आ करवाने के बाद उसके मुंह में फ्लावर रखकर चला जाता है। प्रिंस चार्मिंग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश था और इधर जाइविन दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड सोनजंग के साथ होती है। उसे बता रही होती है कि उसके डैड उसके लिए क्या छोड़ कर गए हैं। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड को भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है कि उसके डैड ने उसके साथ बहुत गलत किया है। कुछ तो जायदाद के नाम पर छोड़कर जाते, एक पेपर छोड़ने की क्या जरूरत थी, वो भी जंगटम डॉम के इंटरव्यू के लिए। तो कहने लगती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे तो उनकी लिखी हुई बातों पर दुख आ रहा है। उन्हें ये लिखने की क्या जरूरत थी कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में खुद से नहीं कर सकती। उनका इतनी सी बात बोलने का मतलब क्या था। पहले तो कभी उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, ना ही अपनी बेटी समझा। अगर अभी वो कुछ अच्छी बातें लिख देते तो शायद मैं उन्हें माफ कर देती, पर ऐसा लगता है कि मैं उन्हें माफ नहीं करने वाली। पर सोच लेती है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम उदास हो तो उदास हो लो ना, और कहती है कि नहीं मैं उदास नहीं हूँ, और बस ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है। अब घर वापस आकर जब सोती है तो उसको ड्रीम में भी उसके डैडी नजर आ रहे होते, तो वो अपने डैड से वही क्वेश्चन पूछी होती है कि आपने मेरे लिए ऐसी बातें क्यों लिखी, जबकि उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा। उसे समझा रहे होते हैं पर वो समझने को तैयार नहीं होती। तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। पंपकिन निकाल कर उसके ऊपर फेंकते जिससे वो बांधी जाती। तो वो अपने डैड से कह रही होती है कि आपने ये मेरे साथ क्या किया, और ये रियल में भी ड्रीम की वजह से बोल रही होती है कि मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। और जैसे ही उठती है तो अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाती है। वैसे उठते साथ उसको सोनजंग की कॉल आती है जो उसे बताने लगती है कि मेरी एक जानने वाली की जंगडम डोंग में शादी हो रही, क्योंकि उसको वहीं पर उसका एक रिच पार्टनर मिल गया था और वहाँ का इन्विटेशन मुझे भी आया हुआ। ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि फिर हमें भी शादी में जाना चाहिए, मैं वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ कि वहाँ के लोग कैसे और ये शादी वगैरह में क्या क्या होता है। तो वो भी इसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अब ये जैसे रेडी वगैरह होने के बाद होटल के बाहर पहुँचती है तो उस होटल को देखती रह जाते कि क्या ये
ये इतना प्यारा है। और अंदर प्रिंस चामिन भी दिखाया जाता है जो शादी के लिए आया हुआ था, जबकि उसका सेक्रेटरी कह रहा होता है कि अगर आप ना भी आते तो कोई इशू नहीं था। तो वह कहता है कि मैं उनको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आया हूँ, क्यों ना आता, आखिर यहीं के लोगों की तो आपस में शादी हो रही है, वो लोग पार्टनर बन गए और मैं पार्टनर्स को देखने भी ना आता। ये कहकर उसे सेक्रेटरी को चुप करवा दिया था। और इधर आज की ब्राइड दिखाई जाती है जो अपनी दोस्तों के साथ पिक्स वगैरह बनवा रही होती, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो आकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारा प्यार क्या इतनी जल्दी बदल गया, पर मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। ये कहकर उसको लेकर जाने की ट्राई में होता है, जबकि चामिन ने तो उसे आते हुए देख लिया था कि ये बुके लेकर क्यों आ रहा है, पर यहाँ पर तो काफी ज्यादा बुके है ना, इसी वजह से उसका पीछा करते हुए आ गया था। और उससे कहने लगता है कि तुम ये ब्राइड के साथ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। ये कहकर वापस से ब्राइड की तरफ जाने लगता है तो चामिन भी उसकी अच्छे से धुलाई करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद तो बेचारे को गिरने के बाद होश ही नहीं आती। ये देखकर सभी लड़के इंप्रेस हो गई थी, यहाँ तक कि ब्राइड भी इंप्रेस हो जाते हैं कि प्रिंस चामिन को तो फाइट करनी भी आती है। अब वो भी फाइट के बाद एक अच्छा सेक्शन मार के उन्हें वहाँ से चला जाता है। अब ब्राइड की एंट्री होती है, वो भी अपने डैड का बाजू पकड़ कर आ रही होती है। तो ये देखकर जायरीन भी बस खुद को अपने डैड के साथ इमेजिन कर रही होती है कि क्या ब्राइड अपने डैड का बाजू पकड़ कर आती है। ये चीज उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती कि क्या डैड का बाजू पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि अब उसका डैड नहीं रहा था। उसकी बातों को सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये पुरानी रस्में हैं तो हमें ऐसा करना होता है। वैसे ब्राइड को चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी वो डैड का बाजू पकड़ कर आती है। और ये राउंड 2 में आ चुकी। तो वो कहती है कि राउंड 2 क्या मतलब, क्या ये कोई गेम चल रही है। तो वो कहती है कि हाँ लाइफ एक गेम ही तो है। फर्स्ट राउंड होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो बगैर किसी सोच के, और दूसरा राउंड ये होता है कि आपको अपने लिए एक बेस्ट पर्सन ढूंढना होता है जिससे आप शादी करोगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी उसके साथ गुजारोगे। तो वो कहती है कि क्या शादी करना जरूरी होता है। तो सोनजंग कहती है कि हाँ शादी करना तो जरूरी होता है। अब चामिन भी खड़े होकर वेडिंग को एंजॉय कर रहा होता है, तो उसके असिस्टेंट को एक लड़की पसंद आ जाती है, तो वो उस लड़की को देख रहा होता है, साथ में चामिन को भी देखने को बोलता है। अब चामिन जैसे इस लड़की को देखता है तो वो लड़की तो इसकी तरफ एक्शन करने लग जाती, तो ये भी उसे एक स्टोन ही समझ लेता है, मार्बल का स्टोन। और दूसरी लड़की की तरफ देखता है तो वो भी एक्शन कर रही होती, तो उसे भी एक स्टोन समझ लेता। अब तीसरी लड़की की तरफ देखता है तो वो भी सेम वैसा ही कर रही होती, तो इसे भी स्टोन समझ लेता है। जो भी लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती सभी को वो स्टोन बना देता है। अब जायमिन जो अपना चुप करके बैठी होती तो उसके सामने केक आता है जो पंपकिन की शेप का होता है, तो उसको देखते साथ ही उसको डैड के साथ वाला ड्रीम याद आता है। उसे याद करते ही वो फौरन से पंपकिन का मर्डर करने लग जाती है कि आज तो मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता जब से डैड के ड्रीम में आया था। उसका मतलब भी उसे कुछ खास पसंद नहीं आता ड्रीम का। अब मैरिज एंड हो जाती और चामिन भी वहाँ से जाने लगता है अपने स्टिक को साफ करने के बाद, पर उससे पहले जो वो साइड में कपड़े का पीस रखता है वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसे जाते हुए देखकर कहने लगता है कि वैसे भी मैं इसे फेंकने वाला था। ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि वो कपड़े का पीस जायरीन के पास आ जाता और वो काफी ज्यादा महंगा होता है। तो उसे देखकर ही वो शौक हो जाती है कि इतना महंगा पीस मेरे पास आया है, तो फौरन से उसको अपनी नेक के इर्द गिर्द बांध लेती है। अब घर पर आती है तो डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपनी स्टेप मॉम की बातें सुन रही होती है। उसकी स्टेप मॉम अपनी रिंग दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे डैड ने मुझे दी थी और ये उनके प्यार की निशानी है, जबकि उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से ये लाकर रिंग दी थी। अब जायरीन बातें तो सुन रही होती है, पर उसे पता होता है कि डैड ने ये पैसे कहाँ से लिए थे, क्योंकि फ्यूनरल वाले दिन जो एक पर्सन वहाँ पर आया हुआ था वो पहले तो जायरीन से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है, भी बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे पैसे लिए हुए थे, क्या तुम मुझे वो पैसे वापस करोगी। तो वो जब वो डैड का कर्जा देखते तो वो बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर ही वो शौक हो गई थी, पर फिर उसे कहती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पैसे वापस कर दूंगी। तो उसे सब पता था कि डैड ये पैसे कहाँ से लेकर आया है। और वैसे ही पता लगता है कि जायरीन की स्टेप मॉम प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी स्टेप सिस्टर हवाजिन को जब ये बात पता लगती है तो वो अपनी मॉम को बातें सुनाने के लिए आ जाती और वो इस घर से भी जा रहे थे, क्योंकि डैड के बाद ये घर किसी का भी नहीं रहा था, क्योंकि आखिर उन्होंने डैड के पैसे वापस करने थे। हवाजिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ तक कि डैड की पिक को देखकर कहने लगते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपने ये क्या किया। मॉम क्या अपनी उन बच्चा एक दुनिया में लेकर आएंगी, आगे हमारे पास कुछ नहीं रहा। जबकि उसकी मॉम तो उसके डैड के कानों पर हाथ रख देती है कि वो इसकी एक भी बात ना सुने, और फिर जायरीन की तरफ हो जाती है कि तुम नहीं बचोगी, तुम्हारे डैड थे ना। और यही बातें करते हुए वो वहीं पर गिर जाती, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सो रहा होता। फिर उसकी मॉम उसे उठाने लग जाती है, पर वो यही चाहती थी कि जैसा हो रहा है वैसा कुछ भी ना हो। अब जायरीन भी चीजें वगैरह इकट्ठी कर रही होती है, तो उसको कुछ अपनी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिन ड्राइंग्स में उसने अपना एक स्केच बनाया हुआ था। तो उसे अपना एक पास्ट याद आता है जब वो ड्राइंग में तो जाना चाहती थी पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, और उसकी मॉम भी नहीं थी। और वहाँ पर वो एक मॉम को देखती जो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार से खाना खिला रही होती, उसके लिए खाना लेकर आई हुई थी। तो ये भी उन्हें देखकर अपना खाना खाने लग जाती है। अब इसको स्केचिंग वगैरह का भी शौक है, इसलिए इसने सोचा था कि वो ड्राइंग अकेडमी में जाएगी, वहाँ पर बात करने के लिए भी जाती है, पर वो बताते हैं कि यहाँ का खर्चा बहुत ही ज्यादा $1000 है। तो सॉरी मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर क्लासेस नहीं ले सकते हो। तो वो कहने लगते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती रही, क्योंकि मैं इस ड्राइंग अकेडमी में आना चाहती थी वेकेशन टाइम में। तो वो कहती है कि क्या आपने इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात किया। तो वो तो इस बात से चुप ही हो जाते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने इसको अपनी बेटी तो समझा नहीं होगा, इसीलिए इन सब चीजों को याद करने के बाद अपनी ड्राइंग्स की चीजें एक शॉपर में डालती और वहाँ से जब बाहर लेकर आने लगती है तो अपनी फैमिली की सब बातों को सुन रही होती है, जिसमें से ये पता लगता है कि डैड उसकी स्टेप सिस्टर्स की एक आंट को भी संभाले थे, जो उन्होंने ये बात अभी तक नहीं बताई थी बल्कि राज रखी हुई थी। इसी वजह से उनके पास आज तक कुछ भी नहीं था। तो
वो दोनों सिस्टर्स कहने लगती हैं कि आपको ये बात हमें बतानी चाहिए। तो वो कहती है कि हम ये बात तुम लोगों को नहीं बताना चाहते थे, कभी भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम लोग आराम से अपनी आंट की बनाई हुई किमची खाते रहो। पर उसकी स्टेप सिस्टर को अपनी मॉम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जायरिम को भी ये बात पता लग जाती है कि उसके इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो सभी रात में अपनी ड्राइंग्स वगैरह बास्केट में फेंक देती और सोचे होते है कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, उसके लिए कहाँ रहने की जगह है। और इधर चामिन दिखाया जाता है जो बबल्स बना रहा होता है। तो उसका सेक्रेटरी उसे कह रहा होता है कि आप बबल्स बनाने की जगह ना इससे अच्छा सिगरेट पी लो। तो वह कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं अपनी खुशियों को ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगा सिगरेट पी कर। तो वह कहता है कि तुम्हारे बबल्स पीने की वजह से मुझे फ्लोर साफ करना पड़ता है क्योंकि वो स्लिपरी हो जाता है, तो बबल्स बाहर पिया करो, यहाँ अंदर पीना अलाउ नहीं है। ये सुनकर ही उसका मूड बन जाता है। तो कहीं लगता है कि मुझे देखो कितना बुरा लग रहा है कि हमारे यहाँ से दो लोग आपस में पार्टनर बन जाते और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो वो कहीं लगता है कि प्यार कितना अच्छा होता है, दो लोग आपस में प्यार करते और फिर साथ में जिंदगी गुजारते हैं। पर वो कहीं लगता है कि वो लड़की प्यार करने वालों में से नहीं है, बल्कि उसने तो अपने लिए बहुत कुछ सोचा होगा जिसकी वजह से वो उसके साथ गई है। पर सेक्रेटरी को तो ये सब प्यार लग रहा होता है, जबकि चामिन इस बात को नहीं मारा होता। और दिखाया जाता है कि चामिन की फैमिली एक दूसरे घर में अपना सामान वगैरह ट्रांसफर करे होते हैं क्योंकि डैड का घर उनके हाथ से जा चुका था। अब वहाँ पर एक ही रूम होता है जिसमें जायमिन और हवाजिन दोनों साथ में रहने वाली थी। हवाजिन बोल देती है कि मैं इस बेड पर सोऊंगी और तुम्हें नीचे सोना होगा। तो वह कहती है कि मैं नीचे क्यों सोऊं, तुम भी तो सो सकती हो ना, वैसे भी तुम अपने जिस्म को स्लीपिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हो। ये सुनते साथ ही उसे गुस्सा आता है, कहने लगती है कि मैं तुमसे बड़ी हूं ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो वो भी चुप करके इसकी बात मान लेती है और कहने लगती है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मुझे इसके बगैर गुजारना होगा, बल्कि सारे दिन इसके साथ गुजारने होंगे। यही सोच कर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि उसकी स्टेप मॉम तो अपनी डांस क्लासेस के लिए पहुंची होती है और वहाँ पर डांस तो सिखा रही होती है। पर सभी लोगों को उसकी फिक्र होती है कि आप तो प्रेग्नेंट हो, क्या आपके लिए ठीक रहेगा। तो वह कहती है कि कुछ नहीं होता, क्या प्रेग्नेंट होकर मैं कोई काम नहीं कर सकती। अब वो अपना बैली डांस स्टार्ट कर देती और वैसे इतना डांस करने के बाद वहीं पर गिर जाती है। हॉस्पिटल में होती है वैसे ही भागते हुए। जायरीम आती है तो डॉक्टर उसे देखकर बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम भी ठीक है और उनका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, बस तुमने इनका अच्छे से ख्याल रखना, इनके साथ रहना है, इन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं होने देना। तो वह कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। तो वो अपनी मॉम के ऊपर ब्लैंकेट ठीक से देने लगती है तो उसकी मॉम की आंख खुल जाती और उठकर बैठ जाती है और जायरीम का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि इतनी बूढ़ी एज में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इसलिए मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया, सबको परेशान कर दिया है। मैं तुम्हारे डैड के जाने के बाद भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखूंगी जितना हम दोनों मिलकर तुम्हारा ख्याल रखा करते थे। स्टेप मॉम की बातों ने तो उसका दिल ही जीत लिया था और बताने लगती है कि मैंने डैड को ड्रीम में देखा था और उन्होंने मुझे एक पंपकिन दिया था, तो उसका मतलब ये भी होता है कि एक न्यू मेंबर आने वाला है। ये बात सुनते साथ ही वो शौक भी होते हैं, उनसे भी लग जाते और साथ में अपनी बेटी को हक भी कर लेती है। तो खुद से कहने लगती है कि क्या मुझे अब स्टेप मॉम का भी ख्याल रखना होगा। तो वो इनके साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन करती है कि मैंने बच्चे को उठाया होगा, उसे संभाल रही होंगी, पर हमारे घर पर बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, हम लोग गरीब हो जाएंगे। तो जो खाना मैं बच्चे के लिए हवाजिन से मांगूंगी तो वो उसने खा लिया होगा। और हवाजिन कहने लगती है कि मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने खा लिया, यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। जबकि मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो उठकर हवाजिन से कहने लगती है कि फॉर्मूला सारा तुम्हारे मुंह पर लगा हुआ है, उसे साफ कर लो। और वापस से गिर जाती है कि मुझे भूख लगी हुई है। ये सब इमेजिन कर उसे कुछ हो रहा होता है कि ये क्या होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी वरना हमारे हालात ऐसे ही हो जाएंगे। ये बड़े होने के साथ साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और यहीं पर हमारा के पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।